Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड मोमेंटम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सिस्टम। यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम, सिस्टम किसको कहते हैं। सेकंड थिंग, हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। थर्ड वन पॉइंट, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड फोर्थ वन पॉइंट इज़ दैट इज़ डिस्क्रिप्शन। हम इसकी वजाहत करेंगे। हम दो स्फीयर को लेंगे हैविंग मास m1 एंड m2, उनकी इनिशियल वेलोसिटी को, उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ को, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में स्टडी करेंगे। और इसका एक रिलेशन भी हम प्रूव करेंगे जो हम स्टेटमेंट इसकी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। इस चीज़ को हम डिस्क्रिप्शन में प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपके पास किसी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, उसमें मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ सिस्टम। व्हाट इज़ सिस्टम। देखिए सिस्टम की मैं बहुत सिंपल सी कॉमन सी डेफिनेशन करता हूँ। ग्रुप ऑफ बॉडीज़, ए ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड सिस्टम। और यू कैन से collection of matter having identical surrounding is called system। collection of matter having identical surrounding is called system। मैं यहाँ लिख देता हूँ what is system। so system is a group of bodies with certain boundaries is called system। और मैंने एक डेफिनेशन और की, एक कलेक्शन ऑफ मैटर हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड सिस्टम। सिमिलरली हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कि कोई चीज़ आपके ऑब्जर्वेशन में है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ मैटर हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड सिस्टम। सो सिस्टम की कोई एक एग्जांपल, कोई कॉमन सी एग्जांपल आप सिस्टम की बताएं मुझे। सिस्टम की कॉमन सी एग्जांपल, ये जो आपका कॉलेज है, जो आपका स्कूल है, तो ये एक सिस्टम है। इसमें ग्रुप ऑफ बॉडीज़, इसमें कलेक्शन ऑफ मैटर, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ, जो बाकी स्टाफ है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। और वैसे भी नॉर्मली हम ये लफ्ज़ बोलते भी हैं कि फ़लाँ शख्स का सिस्टम बहुत अच्छा है। हम बात उसके इदारे की कर रहे होते हैं। तो अब जैसे कोई बोलता है कि सर सफ़ीर का सिस्टम बहुत आला है, सिमिलरली अब आप किसी और चीज़ को, किसी और डिपार्टमेंट में किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उस शख्स का नाम लेकर कहते हैं कि उसका सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इट मीन कि ये जो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। हम इस चीज़ को भी सिस्टम कह सकते हैं। जैसे ये आपका क्लासरूम है, इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस क्लास में एक टीचर मौजूद है। सो ये सारा एक सिस्टम है। क्लियर होगी बात। कलेक्शन ऑफ मैटर हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग और ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तो हमने पहले क्लियर कर दिया कि ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, बट आइसोलेटेड, वर्ड आइसोलेटेड के मीनिंग है कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। सच ए सिस्टम अपॉन विच, सच ए सिस्टम, सच ए सिस्टम upon which
no external force exert, no external force upon which, no external force exerted is called isolated system, is called isolated system. ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. ग्रुप ऑफ बॉडीज विद सर्टेन बाउंड्रीज, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. तो मैंने आपको कहा कि इसकी कोई एग्जांपल बताओ, सिस्टम की कोई एग्जांपल. तो सिस्टम की एग्जांपल CISC इज ए सिस्टम. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज, ये एक सिस्टम का नाम है, ये एक सिस्टम है. सिमिलरली आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं. मैंने आपको बताया कि हम सिंपली एक क्लासरूम की बात करते हैं, तो ये क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स, एक टीचर, ये एक कॉम्बिनेशन है मैटर का. इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, या हम इसको सिस्टम कह सकते हैं. सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना कर रही हो, जिस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो, जिस सिस्टम को कोई चीज़ बाहर से इंटरप्ट ना कर रही हो, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना कर रही हो और उसको डिस्टर्बेंस ना दे रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन ए कंटेनर, molecules of gas in a container is called system. In a container is called system. Molecule of gas in a container is called system, or is in a container is an example of, is an example of isolated system. ये आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है. एक कंटेनर के अंदर आपने मॉलिक्यूल ऑफ गैस ली, ये गैस को लिया, तो इसके मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगाएंगे, पर जब इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, कोई एक फोर्स नहीं लग रही, तो ये सिस्टम कैसा है? सच ए सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन ए कंटेनर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. और एग्जांपल, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप सारे लोग क्लास में बैठे हैं, तो बाहर से कोई सिंगल पर्सन भी, कोई एक PN भी अगर हमारी क्लास को नॉक नहीं करता, हमारे क्लासरूम के डोर को नॉक नहीं करता, हमें डिस्टर्ब नहीं करता, तो हमारा सिस्टम भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है. क्लियर हुई बात कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करती. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. क्लियर? और सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैटर्स, कलेक्शन ऑफ मैटर्स और ग्रुप ऑफ डिफरेंट बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज आर कॉल्ड सिस्टम. सो ये दो चीज़ें अब तक हमने क्लियर की, एक सिस्टम को और एक आइसोलेटेड सिस्टम को. आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट न हो रही हो, बाहर से किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. हमने एग्जांपल ली कि गैस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है. द मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पर बाहर से उस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही उस कंटेनर के ऊपर. इट मीन कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है. हमारा ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद है. बाहर से आपका क्लासरूम का डोर कोई नॉक नहीं कर रहा, कोई आपकी क्लास में एंटर नहीं हो रहा, ना ही कोई यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इट मीन दैट कि ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है. क्लियर? तो सिस्टम मैंने आपको बोला कि CISC इज़ ए सिस्टम, वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम है. अब हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो द मोमेंटम ऑफ an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा जायद आपस में इंटरेक्ट करने वाली बॉडीज़ का जो मोमेंटम है
वो कांस्टेंट रहता है, वो रिमेन कंजर्व रहता है। इसकी चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाजन इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाजन। ये भी आप इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आएंगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मुझे यहाँ पर 2 स्फीयर लेने हैं। उस चीज़ को मैं जनरली एक्सप्रेस करूँगा, आप उसको प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर, आप उसको लिखेंगे कि कंसिडर्ड 2 स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। कंसिडर 2 स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2। हम 2 स्फीयर लेंगे, एक हमारे पास ये स्फीयर आ गया। कंसिडर 2 स्फीयर ऑफ हैविंग मास m1 and having mass m2 moving in a straight line with velocity u1 and u2 respectively। 2 स्फीयर ली आपने, 2 बॉडीज़ ली, एक का मास m1, दूसरी का मास m2, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 respectively। आफ्टर सम टाइम t, थोड़ी देर के बाद, the body of mass, the sphere of mass m1 approaches to mass m2। थोड़ी देर के बाद जो बॉडी जिसका मास m1 है वो कहाँ पहुँच जाता है, m2 के साथ पहुँच जाता है, उसको अप्रोच कर लेता है एंड इंटरेक्ट विद m2 के साथ इंटरेक्ट करता है, विच मीन्स दैट कि इसकी वेलोसिटी u1 इज़ ग्रेटर देन u2। डेफिनेटली ग्रेटर थी तो तभी इसने इसको अप्रोच किया। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दोनों बॉडीज़ चलती रहती तो इट मीन दैट कि इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो हमेशा मेंटेन रहता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम द बॉडी ऑफ मास m1 अप्रोचेज टू बॉडी m2 एंड इंटरेक्ट विद हिम। उसके साथ उसने क्या किया, इंटरेक्ट किया। जब इंटरेक्ट किया तो इंटरेक्ट करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी u1 से v1 हम लिखेंगे और इसकी वेलोसिटी को हम u2 से v2 लिखेंगे। और डेफिनेटली जब वेलोसिटीज़ चेंज हुई तो इट मीन दैट कि उनका मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो देखिए मैं इनको फिर ड्रा करता हूँ कि देन आफ्टर कोलाजन क्या हुआ। फिर आफ्टर कोलाजन हम ये देखते हैं, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2, सो इट्स वेलोसिटी नाउ बिकम v1 एंड इट्स वेलोसिटी बिकम v2। हम यहाँ पर u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको मार्क कर सकते हैं ऐसे कि ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, तो इसको हम v1 प्राइम भी लिखते हैं, इसको v2 प्राइम भी लिखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, हम आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है और v1 और v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ हम बात करेंगे कि ये बिफोर कोलाजन है, ये बिफोर कोलाजन, ओके। और यहाँ पर ये कोलाजन हो रहा है और ये आपके पास ये कैसी सिचुएशन है, आफ्टर कोलाजन। ये आफ्टर कोलाजन क्या सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर कोलाजन क्या सिचुएशन है। तो अब मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जितना मोमेंटम कोलाजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलाजन के बाद भी है। समझ आ गई बात? पर इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। जब वेलोसिटीज़ चेंज हुई तो इट मीन्स दैट कि अगर इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, इसकी कम थी, इसने अगर इसको अप्रोच किया तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी कम थी। अब जब हम कह रहे हैं कि अभी भी इनका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी वो नहीं रही, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी कम हो गई। अब इसकी वेलोसिटी जितनी कम हुई इसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ जाएगी, चूँकि मैसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं इनका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाजन। इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, राइट। सो देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, that is m1 u1. Similarly, initial momentum of
m2 दैट इज़ m2u2। इस मोमेंटम को बेटा हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं pi1, और इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास pi2। i2 से मुराद के जिस बॉडी का मास m2 है उसका इनिशियल मोमेंटम, 1 से मुराद के जिस बॉडी का मास m1 है उसका मोमेंटम। लेकिन कौन सा मोमेंटम, आई हमने लिखा, दैट मीन इनिशियल मोमेंटम। और सिंपली आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इट मीन इसका मकसद ये है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 दैट इज़ m1u1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 दैट इज़ m2v2। तो हम देखते हैं कि ये उसका इनिशियल मोमेंटम हुआ। आफ्टर सम टाइम t द बॉडी ऑफ मास m1 अप्रोचेज टू mass or the sphere m2, and after collision its velocity become v1 and its velocity become v2. So now the final momentum of m1 and m2, final momentum को हम इसके final momentum को लिखेंगे final momentum of m2 हम इसको लिखते हैं that is m1 v1। Similarly, final momentum of m2 that is equal to m2 v2। इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं b, और इस इक्वेशन का हम नाम रख देते हैं लेट्स से, ये आपके पास इक्वेशन a है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total initial momentum of the system before collision and total final momentum of the system after collision is equal। So हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे कि total initial momentum of system, total initial momentum of system, momentum of सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2, m2u2, ठीक है। ये वैल्यू इनको आपने सम कर दिया। तो जब आप सम कर रहे हैं तो ये इस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ m1u1 प्लस में करूँगा m2u2। जब हम प्लस करेंगे तो इट मीन ये क्या है? total initial momentum of this system before collision. Similarly, total final momentum of system after collision, यहाँ before collision, after collision. So that is m1 v1 plus m2 v2। क्लियर हो गई बात? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हम लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम before collision, total initial momentum of system before collision is equal to total final momentum of system after collision। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपके पास है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, और ये आपके पास वैल्यू है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन दैट इज m1u1 प्लस m2u2 एंड देन इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो यही स्टेटमेंट है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और
वी कैन से, हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 or more than 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन कॉन्स्टेंट। वो कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को आप इधर लेकर आएँ, इस टर्म को आप इधर लेके आएँ, दैट इज़ इक्वल टू, हम इसको 0 भी पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन थिंग इज़ एग्जाम्पल। तो हम इसकी एक एग्जाम्पल भी करेंगे यहाँ पर। तो इसकी एग्जाम्पल में ये पॉइंट्स मैं मिटा दूँ अब। ओके, इनको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम लास्ट वन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अब, दैट इज इट्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसकी हम लेते हैं एक राइफल बुलेट की। आप एक छोटी सी बुलेट लेते हैं, उसको आप एक गन में डाल देते हैं, वो एक राइफल में आप डाल देते हैं, फिर उसको आप फायर करते हैं। तो फायर करने से पहले उस बुलेट को और फायर करने के बाद का मोमेंटम हम उसको देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंसिडर ए राइफल बुलेट, कंसिडर ए बुलेट हैविंग मास m एंड विच इज़ पुट इनटू ए गन। एक गन के अंदर हम एक राइफल के अंदर हम एक बुलेट को लेते हैं लाइक दिस। इसके अंदर आपने एक बुलेट को रखा है, दिस इज़ योर बुलेट। ये बुलेट आपने इसके अंदर रखी हुई है। ओके, ये बुलेट है। इस बुलेट का जो मैस है, द मैस ऑफ द बुलेट इज स्मॉल m एंड द मैस ऑफ द गन इज दैट इज कैपिटल M। बट बिफोर फायरिंग द गन से बुलेट को फायर करने से पहले, जब तक आपने बुलेट को गन से फायर नहीं किया, राइफल से फायर नहीं किया, तो इसका इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट थ्रू द गन, इनिशियल मोमेंटम विल बी 0। बिफोर फायरिंग द बुलेट थ्रू गन से आपने बुलेट को फायर नहीं किया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0 बिफोर फायरिंग। फायर करने से पहले का मोमेंटम 0 है। क्यों? इसका मोमेंटम दैट इज mv, v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन, कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन। पर जब तक आपने बुलेट को फायर नहीं किया, जब तक आपने बुलेट को फायर नहीं किया, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0। जब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम कहाँ से आएगा? इनिशियल मोमेंटम तो डेफिनेटली 0 होगा। तो हम अगर लिखना चाहें तो मैं लिखता हूँ mv प्लस कैपिटल mv, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। तो इस टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को मैं लिखता हूँ बिफोर फायरिंग द गन। तो मैं लिखता हूँ m, मैस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, m इंटू वी की वैल्यू 0 है, प्लस गन का डेफिनेटली मैस बुलेट से बहुत ज़्यादा होगा, कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं हम, इसकी वेलोसिटी भी 0 है। तो जब ये 0 प्लस ये 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिला? 0। सो विच मीन्स कि बिफोर फायरिंग द बुलेट को फायर करने से पहले उसका जो मोमेंटम है वो क्या है? 0 है। बट व्हेनेवर बुलेट इज़ फायर्ड, जब आप बुलेट को फायर कर देते हैं थ्रू द गन, देन इट्स मोमेंटम विल बी, इसका जो मोमेंटम होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसका जो मोमेंटम है वो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, दैट इज़ अगेन रिप्रेजेंटेड बाय v, चूँकि बिफोर फायरिंग तो उसका मोमेंटम कुछ रहा नहीं, तो हम अगेन इसकी वेलोसिटी को लेते हैं कि v इज़ द वेलोसिटी विद विच द बुलेट इज़ फायर। दैट मीन्स कि ये बुलेट जब आपने फायर की तो ये बुलेट इस वेलोसिटी के साथ यहाँ से चली गई, ये यहाँ से पार हो गई है, तो इस बुलेट की वेलोसिटी v है। अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ये तो मैंने पहले इनिशियल वेलोसिटी मेंशन की थी, जब बुलेट को फायर नहीं किया था तो गन की वेलोसिटी v थी, हमने सपोज किया, लेकिन वेलोसिटी एक्चुअली उसकी थी नहीं, हमने उसको डिनोट किया v से, वेलोसिटी थी नहीं।
इसकी वेलोसिटी भी थी कोई नहीं, लेकिन हमने डिनोट करने के लिए इसकी और इसकी वेलोसिटी को, जैसे हमने मैसेज को डिफरेंशिएट किया कि इसका मैस स्मॉल m है, इसका मैस कैपिटल M है, तो हमने कहा कि इसकी अगर वेलोसिटी है तो उसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो हमने मोमेंटम लिया वो हमारे पास 0 आ गया। अब बुलेट जो फायर हुई तो उसकी जो वेलोसिटी हमने ली आफ्टर फायरिंग, तो वो हमने ले ली कि वो स्मॉल v है। तो जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट फायर करने पर जो आपकी गन है वो रिकॉइल होती है, वो वापस पीछे एक छोटा सा जर्क आपको देती है। तो उस वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। सो रिकॉइल वेलोसिटी इज कैपिटल V एंड द वेलोसिटी विद विच द बुलेट इज फायर्ड दैट इज v। सो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द बुलेट, आफ्टर फायरिंग द गन, दैट इज total final momentum of system after firing the bullet या after firing the gun भी हम कहते हैं, that is equal to mv plus capital M capital V। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे हम। टोटल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग में यहाँ लिखता हूँ, बिफोर फायरिंग द गन एंड आफ्टर फायरिंग द गन, गन को जब आपने फायर कर दिया। तो यहाँ मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ जो हम पहले लिख चुके हैं। ओके, तो मुझे बताइए टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग द बुलेट, बिफोर फायरिंग द गन, दैट इज 0। वो आपके पास है रिजल्ट 0, इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द बुलेट, आफ्टर फायरिंग द गन, दैट इज mv प्लस कैपिटल mv। अब इस रिलेशन से उमूमन आपको पूछा जाता है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, आप उसकी रिकॉइल वेलोसिटी मालूम कीजिए गन की। तो वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू, इस टर्म को आप इधर लें तो हम इसको लिखते हैं -mv, और खैर मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, mv दैट इज इक्वल टू -mv। हमें कैपिटल V चाहिए जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी है ये। सो दैट इज इक्वल टू -mv अपॉन कैपिटल M। सो दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये इक्वेशन हमें ये बताती है द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन दैट इज इक्वल टू -mv अपॉन कैपिटल M, वेयर M इज द मास ऑफ बुलेट, V इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद विच इट फायर एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ गन। क्लियर? तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे कि सबसे पहले सिस्टम क्या है, सिस्टम की एग्जांपल मैंने आपको बताई, CISC इज़ ए सिस्टम, ये जो आपका कॉलेज है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज, इट इज़ ए सिस्टम, ये एक सिस्टम का नाम है, ये एक सिस्टम है। ठीक, हमारा क्लासरूम भी एक सिस्टम है। किसी और कॉलेज स्कूल किसी ऑफिस की आप बात करते हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है, वहाँ स्टाफ है, वहाँ चेयर्स हैं, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ ए सिस्टम। सिमिलरली आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो रही हो, जिसके ऊपर कोई बाहर से इंटरफेरेंस ना हो, मुदाखलत ना हो किसी की, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसके लिए हमने मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन ए कंटेनर लिया, अपने क्लासरूम को लिया। जब एक टीचर क्लास पढ़ा रहा होता है तो बच्चे खामोशी से टीचर के लेक्चर को सुन रहे होते हैं, बाहर से कोई इंटरप्ट नहीं कर पाता, दैट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। एंड देन डिस्क्रिप्शन, हमने स्टेटमेंट की हमने बात की, स्टेटमेंट के बाद डिस्क्रिप्शन में हमने 2 स्फीयर लिए, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 एंड दे आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। आफ्टर सम टाइम t m1 उसको अप्रोच करता है, उसके साथ कोलाइन करता है, इंटरेक्ट करता है, इट्स वेलोसिटी बिकम v1 एंड इट्स वेलोसिटी बिकम v2। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइन m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलाइन m1 v1 प्लस m2 v2। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। क्लियर? एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, तो एक बुलेट को लिया आपने, उसको आपने रेफल में ले लिया,
आप फायर नहीं कर रहे, जब तक फायर नहीं किया इनिशियल मोमेंटम उनका क्या हो रहा, 0। जब फायर हुई बुलेट तो बुलेट की वेलोसिटी v और गन रिकॉइल हुई उसकी वेलोसिटी कैपिटल V। सो उसको हमने इस रिलेशन में कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, दैट इज़ इक्वल। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक तरफ आपने वैल्यू 0 रखी इसलिए कि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल आपके पास ये वैल्यू थी, एंड देन recoil velocity that is minus mv upon capital M। so that's all about the lecture। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।